अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह एक ही चर्चा चल रही है कि रिलायंस जियो और ब्लैक रॉक के टाइप के बाद अब जल्द ही रिलायंस जियो म्यूचुअल फंड को डिसरप्ट करेगा और नंबर 1 प्लेयर बनेगा, जैसे कि उन्होंने टेलीकॉम बिजनेस में करके दिखाया। अब क्योंकि ब्लैक रॉक अमेरिका की नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इससे लोगों को उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो बाकी इंडस्ट्री से बहुत अलग है। यहाँ पर अब तक कई सारे रथी महारथी आए थे और वापस भी चले गए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इंडस्ट्री के टर्म्स एंड कंडीशंस ही अलग है। इवन मैं ब्लैक रॉक की ही बात करूं तो ब्लैक रॉक भी कुछ साल पहले इंडिया में आया था और उन्होंने एग्जिट भी ली थी। अब ये उनकी दूसरी एंट्री है जियो के साथ। तो इसलिए ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्या है इंडियन मार्केट में कि ब्लैक रॉक जैसी कंपनी भी उसे क्रैक नहीं कर पा रही है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि क्यों बड़े बड़े रथी महारथी भी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्रैक नहीं कर पाते हैं, और वहीं दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि वो कौन सी 2 चीजें हैं जो आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए ही चाहिए होती है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं नावी से। तो नावी ने भी बड़े तामझाम के साथ अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी की शुरुआत की थी। उन्होंने एसएल म्यूचुअल फंड को खरीद लिया था और फिर उसका नाम नावी म्यूचुअल फंड रखकर अपनी स्कीम्स बेचना शुरू किया। अब यहाँ पर नावी ने सोचा कि इंडिया में अगर आपको नंबर 1 प्लेयर बनना है तो आपको क्या करना है, आपको डिस्काउंट्स देने हैं, कुछ टाइम के लिए चीज़ें फ्री देनी है, जैसे कि जियो ने भी किया था। लेकिन जैसे ये प्लान लेकर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आए तब उन्हें पता चला कि आप फ्री में यहाँ पर कुछ नहीं दे सकते, डिस्काउंट्स भी नहीं दे सकते। हाँ, आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जो आप म्यूचुअल फंड की फीस लेते हो, जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं, वो आप कम कर सकते हैं। तो नावी ने प्रॉमिस किया कि हम ऐसा इंडेक्स फंड ला रहे हैं जिसका एक्सपेंस रेशो पूरी इंडस्ट्री में, पूरे इंडिया में सबसे कम रहेगा। सबसे कम मतलब कितना? सिर्फ 0.06%। इनफैक्ट आपको बता दूं कि ये जो एक्सपेंस रेशो है ये काफ़ी कम है। HDFC म्यूचुअल फंड का जो इंडेक्स फंड है ये नावी से 3 गुना ज़्यादा एक्सपेंस रेशो लेता है। तो ऐसे में लोगों की एक्सपेक्टेशंस थे कि नावी अब पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर देगा और नंबर 1 प्लेयर बन जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड 3 साल बाद की, यानी अभी की बात करते हैं, तो ये नंबर्स देखिए आपको क्या बताते हैं। अगर हम 2018 में नावी का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं, यानी कितने रुपए वो मैनेज करते थे 2018 में, तो वो अमाउंट थी 1540 करोड़, जो कि अभी 2020 में 1039 करोड़ थी। यानी कि बढ़ने के बजाय वो एसेट अंडर मैनेजमेंट कम हो गया। और वहीं पर कंपनी के जो लॉसेस हैं वो पिछले 2 साल में 100% से बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि नावी है, टाटा है या ब्लैक रॉक थी पहले, ये सारी कंपनीज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इंडिया में क्रैक क्यों नहीं कर पाई? तो देखिए, इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक ही करेंसी है और वो है रिटर्न्स। क्योंकि बात आखिरकार आपके पैसों की है जो आपने मेहनत से कमाया है। इसलिए लोग इस इंडस्ट्री में बस नाम देखकर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो ये देखते हैं कि किस तरह के रिटर्न्स उस कंपनी ने लोगों को दिए हैं। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए जो दूसरी चीज़ है वो है आपका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो लिस्ट है ये है इंडिया की टॉप 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की। अब इन 5 में से जो 4 कंपनीज है वो तो बैंक्स है। तो अब सवाल ये आता है कि बैंक्स यहाँ पर क्या कर रही है। तो आपको बता दूं कि रिटर्न्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है कस्टमर्स को, वो है डिस्ट्रीब्यूशन और उस ब्रांड का ट्रस्ट फैक्टर। अब यहाँ पर ये जो बैंक्स है इनका बहुत अच्छा ट्रस्ट फैक्टर है। आप SBI लीजिए, ICICI लीजिए, HDFC लीजिए, ये टॉप बैंक्स में से आते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस भी है। तो आपको बता दो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो टारगेट ऑडियंस है वो है मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास क्या करता है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करने के लिए वो जनरली बैंक्स को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनको वो सेफ लगता है। FD जैसे प्रोडक्ट्स लीजिए, इंश्योरेंस लीजिए, म्यूचुअल फंड लीजिए, तो उनके लिए जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ईजी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो होते हैं बैंक्स, जिसका फायदा इन कंपनीज को हुआ है। लेकिन देखिए, बैंक्स तो इंडिया में और भी है, तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन से काम नहीं चलता है। आपको पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हम ICICI, SBI इनकी बात करते हैं तो इन्होंने बहुत शानदार रिटर्न्स भी दिए इन्वेस्टर्स को, जिसकी बदौलत इन कंपनीज ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है। पिछले 2 साल में इन दोनों भी कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो 40% से बढ़ा है और ऐसे ही ग्रोथ इनकी लगातार यहाँ से भी आगे दिख रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि US के जो टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उन्होंने भी इंडिया पर नजर डाली थी, उन्होंने भी यहाँ पर एंट्री की। ब्लैक रॉक ने एंट्री की तो 2018 में उन्होंने एग्जिट ली। फिडेलिटी ने भी एंट्री की थी, उन्होंने 2012 में एग्जिट ले ली। मॉर्गन स्टैनले ने 2012 में एग्जिट ली, गोल्डमैन सैक्स ने 2016 में और JP मॉर्गन ने भी 2016 में एग्जिट ली। तो फिर इन कंपनीज को प्रॉब्लम कहाँ पर आई? पहले तो इन्होंने अपना काम किया है डेवलप कंट्रीज में, जहाँ पर लोग खुद अपनी डिसीजन भी लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, जो कि इंडिया में इस चीज़ की बहुत कमी है। यहाँ पर ज़्यादातर म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस दोनों चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए या फिर एजेंट्स के जरिए ज़्यादा होती है, और यहाँ पर बैंक्स के जो ब्रांचेस हैं वो एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो ये जो बड़े बड़े प्लेयर थे इनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डिस्ट्रीब्यूशन का। और जहाँ पर रिटर्न्स की भी बात थी तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स ये कंपनीज नहीं दे पाई है। देखिए, मैंने आपको कहा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की 2 करेंसीज हैं, रिटर्न्स और डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपके रिटर्न्स अच्छे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन पुअर है तो भी चलेगा, लेकिन रिटर्न ठीक ठाक है और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है PPFAS। इंडिया में टोटल 44 कंपनीज हैं
कुछ साल पहले एसेट अंडर मैनेजमेंट के अनुसार इस कंपनी की रैंकिंग थी 35th, यानी इस कंपनी का बिजनेस नहीं के बराबर था। लेकिन इन्होंने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिए अपने कुछ फंड्स में, जिसका नाम था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और इसके चलते कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आया। हालांकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन उतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि रिटर्न्स इतने स्ट्रांग थे, तो सिर्फ पिछले 5 साल में कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 31 टाइम्स बढ़ गया। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, कंपनी 35वें पायदान से 20वें पायदान पर आ गई, और इसी बीच कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तेजी से बढ़कर 2018 में 4 करोड़ से अभी 2022 में 39 करोड़ पर चला गया है। और ये जो ट्रिमेंडस ग्रोथ कंपनी को मिली है वो सिर्फ एक फैक्टर की वजह से मिली है, और वो है पास्ट के रिटर्न्स। और टाइम एंड टाइम अगेन प्रॉब्लम यही हो रहा है कि जो भी यूएस बेस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इंडिया में आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन तो उनके पास है नहीं खास, और मेन प्रॉब्लम फिर था वो था रिटर्न्स देने का। वहाँ पर भी उन्होंने बहुत एवरेज परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जल्दी एग्जिट लेनी पड़ी। अब सवाल ये आता है कि क्या ब्लैक रॉक जियो के साथ एंट्री करके इस चीज़ को बदल सकता है? तो आपको बता दूं कि इससे पहले ब्लैक रॉक ने जब इंडिया में एंट्री ली थी तो उन्होंने डीएसपी के साथ टाई अप किया था, जहां पर उनके पास कंपनी का 40% शेयर था। लेकिन बाद में उन्होंने एग्जिट ली ये कहकर कि हमें डिसीजन पावर नहीं मिल रही है कंपनी में। तो यहाँ पर उन्होंने एक इंटेलिजेंट डिसीजन ये ली है कि 50-50 का जॉइंट वेंचर किया है, ताकि उनका भी डिसीजन पावर उतना ही रहे जितना कि जियो का रहेगा। अब यहाँ पर जिस चीज़ पर मुझे लगता है कि ब्लैक रॉक बेट कर रही है वो है जियो का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखिए जितनी ज़रूरत जियो को ब्लैक रॉक की है उससे ज़्यादा ज़रूरत ब्लैक रॉक को जियो की है, क्योंकि ब्लैक रॉक की जो ग्रोथ है पिछले कुछ सालों में वो स्ट्रगल कर रही है कंपनी। ऑलरेडी वो दुनिया की नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आप अमेजन, गूगल, एप्पल, जो नाम लीजिए, लगभग हर कंपनी में इनकी हिस्सेदारी है। यूके के लगभग 30-40% बैंक्स में इनकी हिस्सेदारी है, और एक बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा किया है। इसके बारे में इस वीडियो में हमने डिटेल में बात की है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि पिछले 4 साल में उनकी जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट भी नहीं रही है। पिछले 4 साल में कुल मिलाकर उनकी रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 25% की रही है, और इसीलिए ब्लैक रॉक अब ऐसी कंट्री को ढूंढ रही है जो उन्हें ग्रोथ दिला सके, जो कि उन्हें यूएस में अब नहीं नजर आ रही है। और इसी के चलते शायद उन्होंने डिसीजन लिया कि इंडियन मार्केट एक ऐसा है जिसको हमें अभी नहीं तो जल्दी कैप्चर करना होगा, और यहाँ से ग्रोथ लेनी पड़ेगी, और जियो एक ऐसा प्लेयर है जो हमें यहाँ से ग्रोथ दे सकता है। लेकिन आपको बता दूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंशियल मार्केट में ना जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको चाहिए वो प्रॉपर टारगेट ऑडियंस का हो तो ठीक, अदरवाइज वो वर्कआउट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि बजाज के पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, टाटास के पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट बहुत ही टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर चाहिए होता है। अब ये चीज़ बैंक्स के पास है, और जो बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज है उनके पास है, क्योंकि जियो की जो फाइनेंशियल सर्विसेज में एंट्री है वो काफ़ी नई है। सिम कार्ड का डेटा उनके पास है, रिलायंस रिटेल का डेटा उनके पास है, लेकिन उसके बेसिस पर इस इंडस्ट्री को बदलना मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। और इसमें आपको ये चीज़ और डिफिकल्ट कौन करने वाले हैं, तो वो करने वाले हैं ज़ीरोधा, ग्रो और एनजे इन्वेस्ट जैसी कंपनी। अब आपको बता दो कि ज़ीरोधा इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है नंबर ऑफ कस्टमर्स के हिसाब से, और दूसरे पायदान पर आता है ग्रो। अब ज़ीरोधा ने खुद म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए अप्लाई किया है लाइसेंस के लिए, और ग्रो ने इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड को अक्वायर कर लिया है। तो ऑलरेडी इनके पास वो कस्टमर है जो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अवेयरनेस इनकी हो चुकी है, एक्शन भी ये ले चुके हैं। अब ऐसे जो बनी बनाई ऑडियंस है उसको बस इनको अपनी स्कीम्स बेचकर पैसे बनाने हैं, जो कि कंपैरेटिवली बहुत आसान है। और वही मैं एनजे इन्वेस्ट की बात करूं तो ये इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, और इन्हें भी रिसेंटली लाइसेंस मिल गया है म्यूचुअल फंड स्कीम शुरू करने का। इसके बाद इनके पास भी बनी बनाई अपनी जनता है जो बहुत ही टारगेटेड है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वही इनके ऑडियंस है। और ज़ीरोधा की आपको बात करूँ तो ज़ीरोधा अपने आप में एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर है। अपने प्लेटफॉर्म कॉइन का इस्तेमाल करके बहुत सारे कस्टमर्स को उन्होंने ऑलरेडी अक्वायर किया। ग्रो ने भी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म में बहुत सारे कस्टमर्स को अक्वायर किया है। तो कंपैरेटिवली इनको ये मार्केट क्रैक करना बहुत ईजी है कंपेयर टू जियो एंड ब्लैक रॉक। तो बैंक के बाद अगर किसी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा मेरे हिसाब से तो वो है ग्रो, ज़ीरोधा और एनजे इन्वेस्ट जैसी कंपनीज। और वहीं पर बात आती है रिटर्न्स की, तो इनमें से कुछ कंपनीज अगर अच्छे रिटर्न देती है तो फिर उनके चांसेस हैं नंबर 5 में एंटर करने के। तो यहाँ पर जो रास्ता है जो जियो ब्लैक रॉक के लिए, मतलब ये इतनी आसान इंडस्ट्री है नहीं। लगभग लोग 5 साल का एटलीस्ट रिटर्न्स देखते हैं, तो अगले 5 साल में तो बहुत फास्ट ग्रोथ मिलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब नई स्कीम शुरू करोगे तुरंत लोग पैसा नहीं डालते हैं। और ये टाइम एंड टाइम अगेन देखा गया है। जैसे मैंने आपको पराग पारिक की बात की, तो पराग पारिक ने किया ये कि उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम थी जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 28-29 हज़ार करोड़ के आसपास आ गया। और इनका जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 32,000 करोड़ का है। यानी बाकी स्कीम्स में बस 3-4 हज़ार करोड़ ही इन्वेस्ट किए गए हैं, जिसमें से एक जो स्कीम है उन्होंने अभी रिसेंटली लाई है, लेकिन उसे उतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। रिस्पॉन्स कब मिलेगा? जब आप रिटर्न्स दिखाओगे तब। पॉइंट ये है कि ये इंडस्ट्री जो है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा क्राउडेड बन रही है। हर कोई चाहता है कि इस इंडस्ट्री में आए,
और इसमें से प्रॉफिट कमाएं, बट इतना आसान नहीं है इतने बहुत अच्छे रिटर्न देना। क्योंकि बात तो ये भी है ना कि इंडिया की, आपको बता दूं कि लगभग 88% लार्ज कैप फंड्स इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते, S&P 100 को भी बीट नहीं कर पाते। तो फिर ऐसे में कई सारे लोग जो है वो इंडेक्स फंड की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि यूएस में हुआ वैसे इंडिया में भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर धीरे धीरे इंडेक्स फंड की तरफ जाएंगे और वहाँ पर जो आपका इनकम है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। इंडिया में तो ऑलरेडी सेबी के कई सारे रेगुलेशंस आ रहे हैं कि आपको एक्सपेंस रेशो कम करना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। तो ऐसे में बड़ा ही चैलेंजिंग रहेगा इस इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पैसे कमाना। और अगर हम इंडिया के टॉप प्लेयर्स की भी बात करें तो वो भी फिलहाल कुछ 1000-1500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो कि अगर हम जियो के अगर टेलीकॉम बिजनेस से ही कंपेयर करें तो जियो का टेलीकॉम बिजनेस से लगभग 20-24 हज़ार का सालाना प्रॉफिट है। तो उसके कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। अब कई सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया की बहुत छोटी है, आगे चल के बहुत बड़ी बन जाएगी तो बहुत बड़ा पैसा बनेगा। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को बहुत टाइम लगेगा। मैं पिछले 5 साल से इसी सिनेरियो को देख रहा हूँ। इंडिया में जो म्यूचुअल फंड की ग्रोथ है वो डबल डिजिट है, मेरे हिसाब से वो वैसे ही जारी रहेगी। लेकिन क्विकली सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करना कि यूएस जैसा मार्केट हो जाएगा या फिर बाकी कंट्रीज जैसा मार्केट हो जाएगा, तो वो तुलना करना अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज है और इंडिया अभी भी डेवलपिंग है। ग्रोथ ज़रूर यहाँ पर होगी, लेकिन बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस अगर किसी कंपनी के हैं तो यहाँ पर वो अचीव करना बड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज कंपटीशन बढ़ रही है और वैसे में जो बिजनेस की मार्जिन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर चूजिंग इंडेक्स फंड्स जो कि पैसिव म्यूचुअल फंड्स है। अब देखिए इंडेक्स फंड में तो लगभग सबका रिटर्न सेम ही होता है, बिकॉज आपका जो म्यूचुअल फंड है वो मेन इंडेक्स को रिप्लिकेट कर रहा है। तो नावी ने क्या कहा कि हम जो म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम रहेगा 0.06% का। अब आपको बता दूं कि इतना कम एक्सपेंस रेशियो रखने के बाद नावी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए वो है 800 करोड़ का। वहीं पर HDFC जो सेम इंडेक्स फंड बेचती है, लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो नावी से 3 गुना ज़्यादा है, लगभग 0.2% है। उसके बाद भी HDFC के उस इंडेक्स फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 5000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ये फ़र्क है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जहाँ पर सेम रिटर्न्स हो तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला वहाँ पर उसके पास अपर हैंड रहेगा। तो ओवरऑल इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि ये कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जहाँ पर जियो लोगों को 2-4 महीना कुछ चीज़ें फ्री में दे दे और उसके बाद फटाफट लोगों को अक्वायर करके एक रिकरिंग फीस चार्ज करे, जैसे सिम कार्ड के लिए वो करते हैं। तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिस्काउंट्स नहीं दे सकते। ऑलरेडी जो आपकी मार्जिन है वो बहुत थीन मार्जिन है। जैसे टेलीकॉम बिजनेस की बात करें, 2-3 तो प्लेयर बचे हैं, एक ने प्राइस बढ़ाई, बाकी लोग भी बढ़ाने शुरू कर देते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। वो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पर जो रेगुलेटर है वो बहुत स्ट्रांग है, सेबी। टाइम टू टाइम इनके रेगुलेशंस आते रहते हैं, इसलिए ड्रास्टिकली कुछ कर पाना यहाँ पर मुमकिन नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी बहुत ही क्राउडेड ये इंडस्ट्री है, तो ऐसे में अगर आप एकदम टॉप के फंड मैनेजर्स लाते हो, वो भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा करने के बावजूद भी लगभग 5-7 साल कंपनी को लग जाएंगे टॉप 20 में आने के लिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि कैसे एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री से अलग है, ऐसे इंडिया में जो हर एक अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है, इंश्योरेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, IT है, स्टॉक ब्रोकिंग है, ये सब अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। इनका एनालिसिस करने के लिए आपको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, एक अलग अलग फ्रेमवर्क आपको यूज़ करना होता है। और इन्हीं सारी फ्रेमवर्क्स के बारे में हमने अपने द कंप्लीट कोर्स ऑन फंडामेंटल एनालिसिस में डिटेल में बात की है, जिसकी फिलहाल प्री बुकिंग चल रही है। 5000 रुपीज़ का ये कोर्स अगर आप प्री बुक करते हैं तो आपको मिलेगा 1947 रुपीज़ में। 15 अगस्त को ये लॉन्च हो रहा है और बहुत आसान भाषा में हमने सेक्टरल एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रेशोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पढ़ाए हैं, ताकि कोई बिगिनर भी बड़ी आसानी से सारी चीज़ें सीख पाए और खुद से ही कंपनीज को पिक कर पाए, ताकि आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनने की तरफ अपना पहला कदम रख सके। तो अभी इस कोर्स को इनरोल कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। अगर आपको हमारे ये कंटेंट पसंद आते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट और कंपनीज के बारे में, स्टॉक्स के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करके आपको चीज़ें बताते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।